सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है, इसका जो नया पवन सीरीज है, इसको मैंने स्टार्ट किया है। इसको मैं पढ़ा रहा हूं 2 क्लास में। मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में इसमें दिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में 60 प्रश्न मैं करा चुका हूं और आपके किताब में पूरा जो है 85 प्रश्न दिया है, 85। जो आज की क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और अगली क्लास से हम अति लघु उत्तरीय देखेंगे। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासेस जो है मैथ की देखने को मिल जाएंगी। सभी क्रम से लगी हुई है। मैंने आपको चैप्टर वाइज सभी पूरा सिलेबस आपका पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा राजन सीरीज। राजन सीरीज के बाद आपको ये पवन सीरीज की क्लासेस देखने को मिलेगी। आपको थंबनेल पे दिख जाएगा पवन सीरीज, राजन सीरीज और क्लासेस का क्रम दिख जाएगा, तो आप आसानी से क्लासेस को खोज पाओगे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है अगर आपको, तो आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। इस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरी मदद की जाएगी, जिस तरीके की मदद चाहिए होगी आपको। अगर आपको राजन पवन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए सभी विषयों का, तो ये सारी सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से करिए। अब चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए प्रश्न संख्या 61 है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा आप याद करिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या में, जिससे दी गई संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए तो मान जो हो जाता है वह 1 हो जाता है। जैसे कोई संख्या है 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मान लेते हैं x है, तो x से गुणा होने पे इसका मान किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1 के बराबर हो जाना चाहिए। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 1। 5 इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x का मान हो गया 1/5। ठीक। अब कौन सी ऐसी संख्या है x का किस मान के लिए कि शून्य में हम x का गुणा कर दें और ये मान 1 हो जाए? ऐसा कोई x का मान आप जानते हैं जिससे शून्य में गुणा करने पे, अब देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम की बात हो रही है, तो शून्य में मान लेते हैं x शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणा करने पे मान कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से गुणा कर देते हो तो मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, मतलब 1 कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो सीधा सीधा आप कहेंगे नहीं होता है, कोई संख्या होती ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 62 है, ऋण 1 और 1 की बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? ऋण 1 व 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं? तो देखिए परिमेय संख्या आप चाहे जितनी लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दूं 5/1007। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब इसी को आप लिख दीजिए 6/1007, 7/1007, 8/1007। इसी तरीके से आप चाहें तो लिख सकते हैं 1006/1007 तक आप लिख सकते हैं। तो यही इतनी संख्याएं आप देख रहे हैं कि 1000 संख्याएं लगभग यही हो जाएंगी। और अगर हर बड़ा करके आप चाहें अंश छोटा रख करके, तो ये 0 से 1 के बीच की संख्याएं इतनी सारी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 0 से ऋण 1 के बीच, मतलब कोई भी भिन्न हो। अभी आप चाहें कि ये भिन्न और ये भिन्न के बीच आप संख्याएं निकाल लो, तो इन दोनों के बीच में भी संख्याएं निकल जाएंगी। तो इसलिए आप जितनी परिमेय संख्याएं लिखना चाहते हैं उतनी लिख सकते हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा अनंत, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, जब 2 अनुपात समान हो तो
उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। अब जैसे 2/3 लिखा है और 8/12 लिखा है, ठीक। अब 2/3 लिखा हुआ है और 8/12 लिखा हुआ है, तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं। कैसे? इसको भी आप सरल करोगे तो ये भी 2/3 ही आएगा, ठीक। ये भी अनुपात कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। तो ऐसे जो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, इस संबंध को हम क्या कहते हैं? जो समान अनुपात होते हैं उसे हम कहते हैं समानुपात। और दर्शाते हैं, जैसे इसको 2/3 को 2:3 दर्शाते हैं, वैसे 8/12 को भी अनुपात हम दर्शाते हैं और बीच में समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा समानुपात। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 64 है, समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में 20 और 30 मध्य पद हैं। अब देखिए, जब इस तरीके से आपको चार संख्याएं समानुपात में दी रहती हैं, तो जो बाहर की तरफ होती हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्य पद, और जो ये चार बिंदु से के अगल बगल वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य पद बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ 20 और 90 जो है हमारा बाह्य पद है और 30 और 60 जो है मध्य पद है। ये ऑप्शन सही लिखा गया है, ऑप्शन द। बाकी आप देखेंगे 20 और 60, 20 बाह्य पद है, 60 मध्य पद है, तो गलत हो जाएगा। 30 और 90 बाह्य पद है, 30 मध्य पद है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 20 और 30 बाह्य पद है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 30 और 60 जो है मध्य पद है, यह बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए 25 अगर चार संख्याएं समानुपात में है तो कैसे लिखी जाती हैं? 25:75 समानुपाते 500:1000। और चेक कैसे किया जाता है कि हाँ सच में समानुपात में है या नहीं? ये चेक करने के लिए जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो अगर बराबर है तभी समानुपात में होगा। अब देखिए 25 का गुणा आप कर लीजिए 1000 में, 25 गुणे 1000 लिखिए, और बराबर होना चाहिए 75 गुणे 500 के। अब ये तो 25,000 हो जाएगा और ये 75 का गुणा हो जाएगा किसमें? 5 में। तो देखिए 5 25 25 के हासिल लगा दो, 5 7 35 2 37 375 और 2 0। ये देखिए 25,000 आ रहा है, ये 37,000 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है आपस में। तो जब बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है? समानुपात में नहीं है। बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में, ये समानुपात में नहीं है क्योंकि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ऑप्शन बा में आपको सही दिया गया है कि बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। अब मान लेते हैं कि x जो है मध्यानुपाती है, तो कैसे लिखेंगे? 6:x फिर समानुपाते x:54, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। मध्यानुपाती हमको निकालना था बीच में, तो इस तरीके से ये 6x और 54 इस तरीके से आप लिखिएगा, और जब समानुपात लिखना होगा तो यही x जो है रिपीट कर जाएगा। तो ये हो जाता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के। तो मध्य पदों का गुणा x गुणे x, x² और 6 गुणे 54, x² बराबर हो जाएगा देखिए 6। अब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख दीजिए, और 54 जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 गुणे 27, यानी कि 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 का 4 बार गुणा है। तो अब इसको लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 का पेयर इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो गया? 2 त्रिक 6 और 6 त्रिक 18, 18 का ये
वर्ग था, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ऑप्शन बा जो हो जाएगा 18, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी एक तरीका था कि आप गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 6 चौक 24 और 6 पच्चे 30 और 2 32, ये 324 आपको मिल जाता। 324 कितना होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका स्क्वायर रूट इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे अगर आपको याद है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 18। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 67 है, 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45 में x का मान कितना होगा। तो वही यहाँ पे भी आपको पता है कि जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो 5 गुणे x मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा 5 गुणे 45। तो x का मान कितना हो जाएगा 45, 5 गुणे 45 बटे 5, 5 से 5 कट गया और x का मान कितना आ गया 45, 45। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 68 है, 16 40 का तृतीयानुपाती होगा। तो 16 और 40 है और तृतीयानुपाती मान लेते हैं x है, ठीक। तो अब जैसे वहां पे मध्यानुपाती में बीच वाले पद में बीच में x आ रहा था तो उसको हम रिपीट कर रहे थे, वैसे यहाँ जो 16:40 लिखेंगे और इस समानुपात का चिन्ह लगा के इस 40 को रिपीट कर देंगे, 40:x। अब बाह्य पदों का गुणा 16 गुणे x बराबर 40 गुणे 40। x बराबर हो जाएगा ये 1600, 40 गुणे 40 बटे 16, 16 से काटेंगे एक बार में कट गया 2 शून्य, और x का मान कितना आ गया, एक के आगे 2 शून्य 100। तो x का मान कितना आ गया 100। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीयानुपाती भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे 16 40 और तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो x मान लिया और बीच वाले पद को रिपीट कर दिया और उसके बाद बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणा के लगा दिया, x का मान निकल आया 100। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 69 है, x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। ये व्यंजक के बारे में पूछ रहे हैं, सजातीय है विजातीय है, इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ एक चर आपका x है और यहाँ एक चर आप देख रहे हैं y है, ठीक। तो यहाँ पे आपके सीरीज के परिभाषा के अनुसार इनका कहना है कि अगर अलग अलग पद आ रहे हैं, अलग अलग चर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे पद को विजातीय पद बोला जाता है। विजातीय मतलब दूसरे प्रजाति के, अलग अलग प्रजाति के जिसमें पद आ जाते हैं, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, विजातीय, ठीक। और अगला प्रश्न आप समझ लेंगे सजातीय का है। प्रश्न संख्या 70 है, 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप चर जो है दोनों ही y आ रहा है या दोनों ही x आए तो भी हमेशा क्या होगा सजातीय होगा। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सजातीय मतलब समान जाति वाला, तो यहाँ पे y दोनों जगह आ रहा है तो इसलिए ये सजातीय हो गया, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 71 है, समीकरण में पक्ष होते हैं। समीकरण में देखिए बराबर का चिन्ह होता है और इधर कुछ लिखा होता है और इधर कुछ लिखा होता है, ठीक। तो 2 पक्ष होते हैं किसी भी समीकरण में, ऑप्शन बा जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि यह व्यंजक कैसा समीकरण है, द्विघाती है, सरल है, n घात समीकरण है या द्विघात समीकरण है। तो देखिए किसी भी समीकरण की घात क्या होती है, उसमें जो भी चर आ रहा है, ठीक है, जो भी चर आ रहे हैं उस चर की अधिकतम घात जो है वह कहलाती है समीकरण की घात। अब यहाँ पे आप देखिए 3x² + 5x - 2 चर कहां कहां आ रहा है, 3x² में आ रहा है और 5x में आ रहा है। तो अब x की अधिकतम घात क्या है, x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x की अधिकतम घात जो है वह 2 है। तो यही 2 जो हो जाएगा इस समीकरण की घात हो जाएगी और ऐसे समीकरण को जिसकी घात 2 होती है उसको हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं और जिसकी घात 1 होती है उसे हम सरल समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात समीकरण इसको बोला जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा।
और यहीं पे अगर घात n होती तो n घातीय समीकरण बोला जाता, और 1 होती तो सरल समीकरण बोला जाता। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 कैसा समीकरण है। अब देखिए कहीं पे अगर a प्लस बी का होल क्यूब लिखा होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए सिमिलर चीज लिखी हुई है, x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है बराबर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए a की जगह x लिखा है और b की जगह 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a की जगह है x तो b की जगह 1 है, और x प्लस 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x और ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3x का गुणा दोनों में होगा 3x बराबर 0। अब देखिए चार पद अलग अलग दिख रहे हैं, एक x क्यूब का पद दिख रहा है, एक कांस्टेंट दिख रहा है, एक x स्क्वायर का और एक x का। तो यहाँ पे इस समीकरण में अगर बात की जाए तो x की अधिकतम घात क्या है, तो x की अधिकतम घात है 3, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात हुई 3। इसे कैसा समीकरण बोलेंगे, त्रिघात समीकरण बोलेंगे, क्योंकि घात जो है 3 है। तो ऑप्शन बा त्रिघातीय समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 75 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे भुजा कितना दिया गया है, यहाँ पे भुजा दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10, और 4 को हम काट सकते हैं 2 से 2 बार में, और इसको काट सकते हैं 2 से 5 बार में। फिर 2 से इस 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 25 गुणे √3, 25 √3, और सेंटीमीटर में दिया गया है सब कुछ, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है πr²। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सा में दिया है πr², ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 77 है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। वृत्ताकार मैदान है, अभी आपने वृत्त का क्षेत्रफल पिछले प्रश्न में देखा πr² होता है, और a बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7। त्रिज्या जो है 7 है, तो 7 का 2 बार गुणा। अब 7 से 7 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 22 × 7, और 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154, और मीटर है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, घन के आयतन का सूत्र। घन क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर भुजा ए है तो a × a हो जाता है, यानी कि इसका जो आयतन होता है a³ होता है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा a³, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछता कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है तो 6a² होता है। ठीक है, एक सरफेस का एरिया, एक जो पृष्ठ
का क्षेत्रफल होता है वह ए स्क्वायर होता है और 6 का 6 गुणे ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं 79 है, आयत के प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण, आयत कैसा होता है? आयत की आमने सामने की भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 अंश के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण बोलते हैं। और यहाँ ऑप्शन बा में दिया गया है समकोण, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा है। इस वर्ग में 10 से 20 की संख्या लिखी गई है, तो इसकी उच्च सीमा क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। जो बड़ा है वो उच्च सीमा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 20, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह है। तो किसी भी वर्ग अंतराल का अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों को, जो निम्न सीमा है 30 और जो उच्च सीमा है यहाँ पे 40, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए तो 70/2 कितना आ जाएगा? 35। ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे 35, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 82 है, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। किसके? वर्ग अंतराल के, वर्ग चिन्ह के, वर्ग की बारंबारता के, वर्ग के संचयी बारंबारता के। अब देखिए आयत चित्र किस तरीके से होता है? इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस आपने खींच दिया और वर्ग अंतराल पे इस तरीके से ये बार्स बने होते हैं। ठीक, ये इस तरीके से बार्स बने होते हैं। अब ये यहां पे तो एक्स एक्सिस पे हम वर्ग अंतराल को दर्शाते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। और इसकी ऊंचाई क्या दर्शाता है? इसकी ऊंचाई जो दर्शाता है ये दिखाता है कि इस वर्ग अंतराल में कितनी संख्याएं आ रही हैं, कितनी बारंबारता है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा जितनी बारंबारता अधिक होगी। ऊंचाई उतना ही अधिक होगा और उतना ही क्षेत्रफल होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि वर्ग के बारंबारता के, जो आयत चित्र में वर्ग अंतराल पे बने आयत का क्षेत्रफल जो होता है समानुपाती, समानुपाती मतलब किसके साथ बढ़ता घटता है? तो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है उसके साथ घटता बढ़ता है वर्ग अंतराल का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को तोरण, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज या इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं तोरण। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल या ये सभी। अब देखिए सर्वांग समता अगर है तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम, एकदम डिट्टो। ठीक है, जैसा ये त्रिभुज है, जितनी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई, जितना कोण है, वैसा ही एक दूसरा त्रिभुज। ठीक, बिल्कुल सेम। ठीक है, जैसी ये भुजा वैसी ये भुजा, जैसी ये भुजा वैसी ये भुजा, और जैसा ये भुजा वैसा ये भुजा, और जैसा ये कोण वैसा ये कोण, जैसा ये कोण वैसा ये कोण, और जैसा ये कोण रहेगा वैसा ही आपका ये कोण रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ समान होता है। तो समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, ये सभी ऑप्शन दा जो हो जाएगा, ये सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो कहलाती हैं। अब समझिए, पिछले में आपने समझा सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या था कि
त्रिभुज, एक त्रिभुज जैसा था बिल्कुल डिट्टो सेम साइज का, वैसा ही त्रिभुज हमारे पास दूसरा था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे देखिए समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब कि जैसा ये भुजा इन दोनों भुजाओं का अनुपात है, वैसा ही अनुपात इन दोनों भुजाओं में है और वैसा ही अनुपात इन दोनों भुजाओं में है। और ये सभी कोण जो हैं ये आपस में समान कोणिक, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, बस कोण आपस में बराबर है, लेकिन भुजाएं जो हैं वह आपस में समान अनुपात में हैं, भुजाएं नहीं बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आता है समरूपता, ऐसे में होता है समरूपता की उनका रूप समान है, उनका आकार समान नहीं है, उनमें सर्वांग समता नहीं है, उनमें समरूपता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समरूपता। तो ऐसे को बोलेंगे समरूप। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आपने अभी देखा राम मंदिर कितना भव्य बड़ा बन रहा है और उसी तरीके से आप देखेंगे छोटे छोटे राम मंदिर जो है लकड़ी के बने हुए, तो वो कैसे हैं, दोनों मंदिर समरूप हैं, ठीक, लेकिन उनमें आकार में तो डिफरेंस है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, समरूप। तो इस तरीके से अब आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, 85 प्रश्न दिए गए थे, सभी हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से कम समय में सभी प्रश्नों को समझ पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे आगे के प्रश्नों में, अति लघुत्तरीय को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इस क्लास को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी पूछना हो आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, चाहे आप व्हाट्सएप करिए चाहे कॉल करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। वहां पे आपको सभी जितना भी सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, आपका पूरा सिलेबस जो है हमने पढ़ाया हुआ है, पूरा नोट्स आपका तैयार है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। सभी चैप्टर को आप सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज उसका टेस्ट दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आपको वहां पे क्लियर किए जाएंगे। और राजन पवन सीरीज का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा प्रैक्टिस आपको सोल्यूशन मिलेगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।